हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की उन्नत खेती। सोयाबीन की आप खेती करते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। अभी पिछले कुछ हम 2-3 सालों की बात करें तो मौसम की मार कहें या फिर पैदावार कम कहें या फिर जो उपज जितनी अच्छी किसानों को मिलनी चाहिए उतनी अच्छी उपज ना मिलने के कारण और जो मौसम है ना, मौसम का बदलाव, अधिक बरसात कम बरसात के कारण किसानों की जो रुचि है ना, सोयाबीन की बजाय मक्का की फसल को लगाना प्रेफर किया है। तो सोयाबीन की फसल पर मौसम को देखते हुए अच्छा उत्पादन निकालने के लिए यदि आप सोयाबीन की खेती कर रहे हैं तो कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कौन सी वैरायटी को लगाना चाहिए और स्प्रेइंग जो शेड्यूल है, चाहे हम रोग बीमारियों की बात करें, खरपतवार की बात करें, तो कैसे हमको सोयाबीन की खेती करके, क्योंकि नॉर्मल तरीके से जो किसान खेती करते हैं तो वो लगभग 5 क्विंटल, 6 क्विंटल, 7 क्विंटल ही उत्पादन निकाल पाते एवरेज। लेकिन यदि आप इस वीडियो को देखेंगे, कुछ इस वीडियो के माध्यम से ऐसी जानकारी साझा करेंगे जो अपनी पैदावार को 2 से 3 गुना तक आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके लिए वीडियो को पूरा देखना होगा और कैसे आप सोयाबीन की खेती परंपरागत तरीके की तुलना पर थोड़ा सा हट करके आधुनिक तरीके से यदि आप खेती करेंगे तो पैदावार भी अच्छी मिलेगी और सोयाबीन जो लगातार घाटे की फसल बनती जा रही है ना कहीं उससे दूर रहकर आप अच्छे तरीके से इस फसल को, सोयाबीन की क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं वैरायटी कि सोयाबीन की आप जब खेती कर रहे हैं तो कौन सी वैरायटी आपको लगानी चाहिए। वैरायटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए। तो 4-5 किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं। 5वें पायदान पर जो हमने वैरायटी रखी है ग्रीन गोल्ड 3344 सोयाबीन 105 दिन में तैयार हो जाती है। 4थे पायदान पर JS 2172 सोयाबीन की वैरायटी मात्र 95 दिन में तैयार हो जाती है। नंबर 3 RVSM 1135 वैरायटी 105 दिन में तैयार हो जाती है। नंबर 2 ब्लैक बोल्ड सोयाबीन, यह 95 से 98 दिन में तैयार हो जाती है। इसके अलावा नंबर 1 KDS 726 जो फूले संगम के नाम से आती है, 115 दिन के आसपास का समय लेती है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वैरायटी यह पांचों की पांचों बेस्ट किस्म हैं। यदि आपके एरिया पर बरसात उतनी अच्छी नहीं हो पाती है या फिर सिंचाई की थोड़ा सा किल्लत है तो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी को ही आप लगाएं। यदि सिंचाई के साधन अच्छे हैं, अच्छी सॉइल है, उपजाऊ भूमि है और बढ़िया ठीक ठाक बरसात हो जाती है तो फिर 110-115 दिन वाली वैरायटी पर ही आप जाएँ। सोयाबीन एक तिलहनी क्रॉप है जिसमें सल्फर की आप पूर्ति जरूर करें। जैसे हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सोयाबीन की फसल पर सल्फर की पूर्ति करने से तेल की मात्रा बढ़ जाती है। राइजोबियम की गांठें, नाइट्रोजन का प्रयोग सोयाबीन की फसल में कम से कम करें और हो सके तो ना के बराबर करें। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसी फसल है जिसमें जड़ों के पास राइजोबियम की गांठें कुछ इस प्रकार देखने के लिए मिलती हैं जो ऑटोमेटिक नाइट्रोजन की पूर्ति ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा पैदावार बढ़ाने के लिए हो सकता है हमको बेसल डोज के रूप में कुछ ना कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति करनी पड़े। ज़रूरत से ज़्यादा यदि जब आपको लग रहा कि हमारी सोयाबीन की फसल 60 दिन के आसपास की हो गई और लग रहा केवल यह फसल हाइट ले रही है तो उसमें फलियों की संख्या कम ही आएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वनस्पतिक स्टेज में ही आप PGR का स्प्रे कर दें। 60 दिन बाद प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, लेहोसेन, चमत्कार या फिर आप प्लानोफिक्स में से किसी एक का स्प्रे आप कर सकते हैं। इससे बढ़वार कंट्रोल होती है और फल और फूलों की संख्या में वृद्धि होती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो किसान हैं ना, वो सोयाबीन की खेती करते हैं। लगभग 90% फार्मर्स भगवान के भरोसे होते हैं, यानी कुल मिलाकर बरसात अच्छी हुई तो सोयाबीन की फसल आ गई तो वह किसान भाई कम दिन वाली वैरायटी का ही चुनाव करें। नंबर 2 समय यानी टाइमिंग। देखिए, सोयाबीन की जो फसल है ना, मानसून की आगमन होते ही बुआई शुरू हो जाती है। 15 जून से लेकर के 5 जुलाई के मध्य आप बुआई कर सकते हैं। 15 जून, 20 जून, 25 जून, 30 जून तक का समय बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा बीज उपचार, जो बीज उपचार है, सीड्स ट्रीटमेंट, बीज उपचार करने से बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है। लेकिन बीज उपचार नॉर्मल तरीके से ना करके
FIR पद्धति से करें। F यानी फंगिसाइड, फिर उसके बाद I यानी इंसेक्टिसाइड और R राइजोबियम कल्चर से बीज उपचार करें। अब देखिए, फंगस एक बहुत बड़ी समस्या, स्टेम फ्लाई की बात कर लें या फिर तना छेदक की बात कर लें या फिर कई प्रकार की समस्याएं आती हैं हमारे, फंगस हो गए, डिजीज़ हो गए, बीमारी हो गई। तो देखिए, सोयाबीन की फसल को प्रोटेक्ट करना, यदि हम सही तरीके से बीजों को उपचार करेंगे दोस्तों, तो स्टेम फ्लाई, वाइट ग्रब, जड़ में लगने वाले फंगस और जो अंकुरण की समस्या आती है एकदम ख़त्म होने वाली है। तो इसके लिए आपको इस प्रकार बीज उपचार करना है दोस्तों कि सोयाबीन का छिलका उतरना नहीं चाहिए, यानी ठीक तरीके से आपको पानी की छींटे कम ही मारना है। तो किस प्रकार हमको बीज उपचार करना है, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको तिरपाल या फिर कोई ऐसा बर्तन ले लेना है जिससे बीज उपचार आप कर सकें। तो सबसे पहले आपको फंगीसाइड से बीज उपचार करना है। वेस्ट वैरायटी को लाइए और जिस दिन आप बुआई कर रहे हैं एक दिन पहले या फिर उसी दिन बीज उपचार करना। सबसे पहले फंगीसाइड। अब इतने ज़्यादा फंगस का प्रकोप, रेजिस्टेंस पावर आ गई फंगस में कि नॉर्मल CM75, कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब, थायरम, इनसे बीज उपचार करने पर हमको रिजल्ट ही नहीं मिलते हैं। तो आपको थायोफेनेट मिथाइल और पाराक्लोस्ट्रोबिन का जो कॉम्बिनेशन आता है ना, टेक्निकल जो आप देख रहे हैं, यह टेक्निकल आपको झेलोरा में भी मिल जाता है। 2 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार करें, पहली बात। इसके बाद दोस्तों, जब आप बीज उपचार कर रहे हैं ना, 2 ml की दर से उपचार करना है और हल्के पानी के छींटे मार लीजिए ताकि जो दवाई है ना फंगीसाइड, वो बीज पर अच्छे से कोटिंग हो सके। तो बीज उपचार करने के बाद, फंगीसाइड से बीज उपचार करने के बाद 15 मिनट तक छांव में सुखाना है। फिर उसके बाद थाइमोथॉक्सोम यानी I यानी इंसेक्टिसाइड, और इंसेक्टिसाइड में रेनो भी आती है, थाइमोथॉक्सोम 30% FS 2 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार करें। फिर उसी हिसाब से 15-20 मिनट फिर सुखाएं। फिर उसके बाद लास्ट में राइजोबियम कल्चर बैक्टीरिया से आपको बीज उपचार करना है और 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को उपचार करें और फिर ठीक तरीके से 40-45 मिनट से सुखा लें और उसके बाद बुआई करें। एक बात और दोस्तों, जब भी आपने बीज उपचार कर लिए और जब आप बुआई कर रहे हैं ना, तो बुआई करते समय बीजों के साथ यदि आप बेसल डोज या DAP, SSP, MOP, सल्फर, इन खादों को एक साथ यदि प्रयोग करते हैं तो जो सीड्स है ना, उसमें अंकुरण में समस्या आती है और गलन की समस्या भी चालू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सोयाबीन की जो अंकुरण है ना, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो पहले आपको जिस दिन बुआई करनी है उसके एक दिन पहले या फिर सुबह टाइम आप बेसल डोज प्रयोग कर लीजिए, फिर उसके बाद शाम टाइम आप बुआई कर दीजिए। सिंपल तरीका है। लेकिन बीज उपचार में कंजूसी बिल्कुल ना करें। यदि बीज उपचार में कंजूसी करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं देखिए खर्च ज़्यादा नहीं आएगा लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, पैदावार बढ़ेगी। तो बीज उपचार जरूर करें। खेत की तैयारी पहला काम है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था यदि नहीं हो रही है तो कुछ ऐसी हालत हो जाएगी जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। यानी सिंचाई के साधन अच्छे हैं तो बरसात यदि समय में नहीं हुई खरीफ सीजन में, तो फिर ऐसी कंडीशन पर हम सिंचाई तो कर सकते हैं। वरना यदि आपने कर्ज करके यदि लागत लगा दी सोयाबीन की, बड़ी एरिया पर आपने फार्मिंग कर ली और यदि समय में पानी ना गिरा तो फिर तो घाटे का सौदा और वही आत्महत्या और फांसी वाली कहानी हो जाती है। तो इसके लिए आपको यदि सोयाबीन की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए सही सिद्धांत है कि आप कर्ज लेकर यदि फार्मिंग कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जितना आपके पास बजट है उस हिसाब से आप फार्मिंग करें, क्योंकि जो ब्याज आपको तो पता ही है कि देखिए मौसम के भरोसे तो फार्मिंग होने वाली नहीं है। तो इस हिसाब से आपको खेती करना है पहली बात। और फिर उसके बाद जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो कल्टीवेटर 2 ताल से पहले ठीक तरीके से प्लोविंग कराएं। डिस्क हैरो है या फिर रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए। अब देखिए कुछ किसान क्या करते हैं, गेहूं के बाद सोयाबीन की फसल लेते हैं तो जो पराली होती है ना वो ठीक तरीके से कंपोस्ट नहीं हो पाती। आग लगाने से ज़्यादा बेस्ट है कि वेस्ट डीकम्पोजर 1 डिब्बी और यूरिया, इनको ठीक तरीके से मिला करके 1 एकड़ में यदि प्रयोग आप कर लेंगे, यूरिया मात्र 5 से 7 किलो यदि प्रयोग कर लेंगे तो जो पराली है ना, जो कि फोटो पर देख रहे हैं ऐसी पराली, ये आसानी से कंपोस्ट हो जाएगी और फिर ठीक तरीके से मिट्टी को पलटाने वाले हल से प्लोविंग करा दीजिए। तो इस प्रकार आपको पराली को जलाना नहीं है। यह भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति करती है और मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ाती है। तो पराली को जलाना नहीं है, इसकी बजाय आप पलटाने वाले हल से मिट्टी को अंदर करवा दीजिए जो पराली है। तो इस प्रकार खेत की तैयारी बढ़िया तरीके से आप खेत की तैयारी करें। इस साल सोयाबीन के जो फार्मर्स हैं ना, थोड़ा सा हमारी राय लीजिए।
सोयाबीन की खेती आप बेड बनाकर करें। बेड विधि से खेती करने पर अमूमन 2 से 3 गुना ज़्यादा पैदावार आपको मिलने वाली है। यदि यकीन नहीं हो रहा है तो 1 एकड़ में यह जो फार्मूला है ना, यह जो विधि है वो ट्रायल के रूप में प्रयोग कर लेना है। तो बेड विधि से आपको खेती करना है। संसूट बुआई और जो परंपरागत तरीके से थोड़ा सा बाहर निकलिए, बेड बनाकर बेड की चौड़ाई आपको 2 फीट रखनी है, 1 फीट ऊंचाई और बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट रखिए। दोनों किनारों में बीज लगाना है, 2-2 बीजों की आपको बुआई करनी है और हाथों से बुआई कर दें, नो डाउट्स। 2 मजदूर 1 एकड़ में लगभग एक टाइम में आपको बुआई करके दे देंगे। इस विधि से पैदावार बढ़ने वाली है, यानी हम जो लगातार खेती करते आ रहे हैं परंपरागत तरीके की तुलना पर इस फसल पर हमको स्पेस देना है, यानी काफ़ी अच्छा स्पेस देना है। डिस्टेंस बढ़िया रखना, बताएंगे कितना डिस्टेंस रखना है। तो इस प्रकार बेड विधि से इस साल आप खेती करें, पैदावार में जरूर दोस्तों जरूर वृद्धि होने वाली है। तो इस हिसाब से आपको इस साल बेड बनाकर, चाहो आप आधा एकड़ में, 1 बीघे में, 2 बीघे में, 5 बीघे में, 5 एकड़ में बेड बनाकर खेती करें दोस्तों। यदि उत्पादन ना मिले ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। तो ये तो बात हो गई जो मेथड है। अब बात करते हैं बेसल डोज। सोयाबीन की फसल में एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए यदि आप परंपरागत तरीके से खेती करते हैं तो DAP SSP प्रयोग कर लिया और नॉर्मल उत्पादन आ गया। देखिए, एक अच्छी पैदावार के लिए 15, 16, 18 क्विंटल, 20 क्विंटल, 22 क्विंटल इतना भी उत्पादन दोस्तों होता है, लेकिन 15 क्विंटल ही हमारा सोयाबीन निकल आए, वही बढ़िया है। तो देखिए, एक अच्छी उपज के लिए हमको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास यानी जो बेसल डोज है, एक अच्छी तरीके से हमको प्रॉपर भोजन है ना जो प्लांट के, वो हमको पूर्ति करनी पड़ेगी। फिर आप खड़ी फसल पर कोई भी खाद प्रयोग करते रहना, उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने दोस्तों देखा होगा कि जो लहसुन के किसान हैं या फिर जो लहसुन का खेत है, गेहूं का खेत है, वहाँ पर सोयाबीन बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। यानी कुल मिला के गेहूँ में और लहसुन में हम बहुत अच्छी खाद देते हैं जो जाके सोयाबीन की फसल में भी खरीफ सीजन में हमको न्यूट्रिशन अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक अच्छी पैदावार के लिए आप जो बेसल डोज रखें, यानी बुआई के समय जो खाद प्रयोग करनी है वो 2 ट्रॉली गोबर की खाद, 50 किलोग्राम जिप्सम, SSP 2 बैग, MOP 35 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% वाली, यूरिया मात्र 15 किलोग्राम, ज़्यादा नहीं मात्र 15 किलोग्राम, सल्फर बेंटोनाइट सल्फर 10 किलोग्राम। या फिर कुछ इस प्रकार समझ लीजिए कि हमारी सोयाबीन की फसल पर जो रिकमेंडेशन है NPK की मात्रा, इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, फास्फोरस 16 किलोग्राम, पोटास 16 किलोग्राम और सल्फर भी हमको 16 किलोग्राम आवश्यकता पड़ती है। अब 8 किलोग्राम हमको नाइट्रोजन की यदि आवश्यकता हुई तो 19 किलोग्राम यूरिया से पूर्ति होगी। यदि हमको 16 किलोग्राम फास्फोरस की यदि आवश्यकता है तो SSP यदि हम 100 kg प्रयोग करेंगे तब जाके दोस्तों हमको 16 किलोग्राम फास्फोरस उपलब्ध हो जाएगी। यदि हम पोटास की बात करें तो 16 किलोग्राम पोटास लगेगी जो 35 किलोग्राम MOP पर उपलब्ध है। यदि हम सल्फर की बात करें जो कि तिलहनी फसलों पर, दलहनी फसलों पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्पॉट है, 16 किलोग्राम यदि हम सल्फर की पूर्ति करना चाहते हैं तो SSP यदि हम 100 किलोग्राम जो प्रयोग कर रहे हैं ना तो अलग से भी हम सल्फर का प्रयोग ना करेंगे। 100 किलोग्राम SSP में 22 किलोग्राम सल्फर आसानी से मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर जो हमने डोज कॉम्बिनेशन बताया, आप देखिए यह एक ऐसी फसल है जो थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो गया है, बरसात नहीं हुई तो सल्फर रोगों से लड़ने की ताकत भी देती है और सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। तेल की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा और बहुत सारे हमको फायदे देती है सल्फर। तो सल्फर हम अलग से बेंटोनाइट प्रयोग कर रहे हैं। कुछ किसान भाइयों के खेतों pH वैल्यू हाई रहती है तो फिर सस्ते में जिप्सम का भी प्रयोग कर ले रहे हैं। तो यह कॉम्बिनेशन 1 एकड़ में हमको प्रयोग करना चाहिए। यह बेसल डोज वही किसान भाई यूज करें या फिर इस्तेमाल प्रयोग करें जिनको पैदावार 15 क्विंटल के ऊपर लेनी है। यदि नॉर्मल तरीके से खेती करना ही है आपको तो फिर यह वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, इस प्रकार खेती करने का कोई भी मतलब नहीं है। जो किसान भाई वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं वही उन्हीं के लिए यह जानकारी काफ़ी बढ़िया है। दूरी की बात करते हैं, दूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों। जैसे आप नॉर्मल तरीके से खेती करते आ रहे हैं 12 इंच, 14 इंच, 16 इंच, इनको भूल जाइए। बेड विधि से लाइन की दूरी आपको 18 इंच रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 5 इंच रखिए और 2-2 बीजों की बुआई करिए और गहराई 1.5 से 2 इंच गहराई पर आप बुआई करिए। प्रति एकड़ सीड्स
एक एकड़ में 35 किलोग्राम 40 किलोग्राम सीड्स बुआई करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हाथों से बुआई करेंगे बेड विधि से मात्र 25 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और हो सकता है 20 किलोग्राम ही सीड्स लगे। तो 25 किलोग्राम से ज़्यादा सीड्स की बुआई ना करें। और बेड विधि से हम बार बार कह रहे हैं, इस बार 1 बीघे पर आप बेड विधि से खेती करके देखिए। अब बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम बीट कंट्रोल। तो हमारे एमपी पर या फिर महाराष्ट्र की बात करें तो ज़्यादातर देसी यंत्र, कुल्पा की बात कर लें, देसी हल की बात कर लें या फिर मशीनरी की बात कर लें, देसी जुगाड़ से यानी टू व्हीलर में, मोटरसाइकिल में जो पीछे आप देख रहे हैं ना, इस प्रकार अटैच करके भी कुल्पा इस प्रकार खरपतवार को आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। तो यह किसान भाइयों को काफ़ी बढ़िया भी है। देखिए, खरपतवार नाशक स्प्रे करने की भी आवश्यकता नहीं है। वैसे भी हमारी जो भूमि बंजर हो रही है, काफ़ी उपजाऊपन जो है ना ख़त्म हो रहा है। तो हो सके जहाँ तक मजदूर की मदद से निराई गुड़ाई करें वो बेस्ट है। लेकिन जो बड़े लेवल में खेती कर रहा है, यदि मजदूर भी उपलब्ध नहीं है, फिर सभी रास्ते बंद हो गए, तो फिर उनके लिए प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड में बुआई कर रहे हैं। 3 घंटे बाद प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड में बेलर 32 800 ml 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। यह है पेंडीमेथालिन 30% EC के नाम से, बेलर 32 के नाम से, स्टैम्प के नाम से आती है। बुआई के तुरंत बाद ही स्प्रे आपको करना है। और हाँ, जैसे ही आपने बुआई कर दी तो जो खरपतवार नाशक स्प्रे कर रहे हैं ना, स्प्रे करते हुए पीछे मुड़ना है, आपको पीछे चलना, कुछ इस प्रकार जो कि वीडियो पर देख रहे हैं। लेकिन यदि हम प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का स्प्रे नहीं कर पाए हैं और खरपतवार का यदि जमाव हो गया है, 3-4 पत्ती खरपतवार हैं और हमारी फसल 25 दिन के आसपास की हो गई है, तो पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड में कोई एक कॉम्बिनेशन का आप स्प्रे करना है जिससे चौड़ी पत्ती के और सकड़ी पत्ती खरपतवार आसानी से कंट्रोल हो जाएं। देखिए, सोयाबीन की फसल पर कई प्रकार के खरपतवार परेशान करते हैं, चाहे गाजर घास है, मोथा घास है, दूब घास है, जंगली चौलाई है, छोटी दूधी, बड़ी दूधी, हजार दाना, मकड़ा घास, घोड़ा घास। आप फोटो पर देख रहे हैं ना, चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के जंगली चौलाई, यह काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए या तो देसी उपाय कुछ है मजदूर की मदद से, यदि वो नहीं हो पा रहा तो फिर आपको खरपतवार नाशक स्प्रे करना पड़ेगा। जैसे BASF कंपनी की परसूट या फिर अदामा की वीड ब्लॉक, दोनों में से कोई एक 300 ml ले लीजिए और इसके साथ किलोविन की जो डिब्बी आती है ना, क्लोर म्यूरान इथाइल, आप टेक्निकल देख रहे हैं, इसको 10 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। अब देखिए, खरपतवार नाशक पर यदि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही, अभी तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद सेपरेट वीडियो 10-15 मिनट का वीडियो अपलोड कर देंगे, यानी स्पेशल कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट काम करने वाला खरपतवार कंट्रोल करने के लिए, तो वो वीडियो आ जाएगी। अभी मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि इस प्रकार भी खरपतवार को कंट्रोल किया जा सकता है। स्प्रेइंग शेड्यूल। अब सोयाबीन की फसल पर न केवल बेसल डोज जरूरी होता है, वैरायटी जरूरी होती हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा जरूरी होता है कि समय समय पर आने वाले कीट, डिजीज़, बीमारी, इंसेक्ट, पेस्ट और जो फंगस आ रहे हैं, इनको समय समय पर यदि हम कंट्रोल करेंगे तो हमारी फसल स्वस्थ, बढ़वार, एकदम हरी भरी, ग्रीननेस, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार पत्तियों में कोई भी छेद नहीं है, एकदम कोई फंगस की समस्या नहीं है, कोई भी मोज़ेक वायरस की समस्या नहीं है। तो सबसे पहले तो आप सोयाबीन की खेती कर रहे हैं तो पहले तो फसल चक्र अपनाना। लगातार 10 साल से किसान सोयाबीन की मात्र खेती करते आ रहे हैं। थोड़ा सा कभी आप मक्के को लगाइए, कभी धान को लगाइए, कभी सोयाबीन को लगाइए, यानी बदल बदल कर आप फसलों की खेती करें ताकि जो क्रॉप रोटेशन है ना वो बना रहे और हमारी भूमि बढ़िया बनी रहे, क्योंकि भूमि जब तक उपजाऊ रहेगी तभी तक हम पैदावार निकालने वाले हैं। तो थोड़ा सा भूमि को भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको बदल बदल कर क्रॉप रोटेशन तो अपनाना है, फसल चक्र अपनाना है। अब बात करते हैं स्प्रेइंग शेड्यूल। सोयाबीन की फसल पर कौन सी समस्याएं आती हैं और फिर उनका इलाज भी बताने वाले हैं। तो सोयाबीन की फसल पर कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? प्रमुख रूप से गर्डल वीटल यानी रिंग कटर, सफ़ेद मक्खी है, बड़ी समस्या है दोस्तों, इनको आप हल्के पर मत लीजिए। इसके अलावा एफिड्स, जैसेट्स, इसके अलावा थ्रिप्स है, माइट्स, सेमीलूपर्स, तंबाकू इल्ली, स्टेम फ्लाई यानी तना जो मक्खी है ना, ये काफ़ी परेशान करती है। मोज़ेक वायरस, फंगस पर रस्ट आती है, पाउडरी मिल्ड्यूड, लीफ स्पॉट, बॉल वर्म, डाउनी मिल्ड्यूड और फली छेदक का प्रकोप हमको देखने के लिए मिलता है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए आपको हम बहुत ही शानदार स्प्रे बताने वाले हैं, तो कृपया ध्यान से सुनिए, समझिए, और जो डोजेज है वो 15 लीटर की दर से ही बताने वाले हैं। तो
किस प्रकार आपको स्प्रेइंग शेड्यूल चलाना चाहिए, कृपया ध्यान से सुनिए और समझिए। फर्स्ट स्प्रे 14 से 16 दिन के आसपास की फसल होती है तो डाई मेथड 30% ईसी जैसे रोगोर के नाम से कीटनाशक आती है 30 ml लेना है। M45 मैंकोजेब 75% फंगीसाइड आपको लेना है 30 ग्राम। डाउगिसिस्थेन जो माइक्लोबूटानिल 10% आता ना, इसको आपको लेना है 10 ग्राम। 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। सेकंड स्प्रे 25 से 26 दिन की फसल होती है तो सिजेंटा की बिलो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगीसाइड आपको 40 ग्राम लेना है। NPK 19-19-19 100 ग्राम। इमीडा और फिप्रोनिल का जो कॉम्बिनेशन आता है 80% WG फॉर्म में आता है, मात्र 5 से 7 ग्राम ही आपको लेना है और स्टिकर मिला करके 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए ताकि कवरेज अच्छा मिले। थर्ड स्प्रे 35 से 40 दिन की फसल होती है तो ऐसी टाइम पर 20% SP क्यों? क्योंकि देखिए सफ़ेद मक्खी एलोमोज़ेक वायरस को काफ़ी ज़्यादा फैलाती है तो सफ़ेद मक्खी के हमको स्प्रे तो लेने ही पड़ेंगे। तो ऐसी टाइम पर 20% SP 10 ग्राम। सिजेंटा कंपनी की सिम्बोडेस इंसेक्टिसाइड 12 से लेकर के 24 ml, यानी कीटों का प्रकोप कम है तो 12 ml, कीटों का प्रकोप ज़्यादा है तो 24 ml आपको लेना पड़ेगा। बायोवीटा 30 ml और इसके साथ रोको फंगीसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा फोर्थ स्प्रे 50 से 60 दिन की फसल होती है तो आपको सिएफ्टॉन 10 एल्टॉनिक 25 ml और डाउ एग्रोसाइंस की सिस्थेन फंगीसाइड आपको लेना है 10 ग्राम और इसके साथ एवामेक्टिन वेंजोएट आपको लेना है 10 ग्राम। 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। लास्ट जो फिफ्थ स्प्रे है 70 से 75 दिन के आसपास की फसल होती है तो प्लानोफेक्स 4 ml, NPK 13-0-45 या फिर 00-50 दोनों में से कोई एक 100 ग्राम। चिलेटेड कैल्शियम 20 ग्राम से लेकर के 25 ग्राम और आदामा की फ्लेथोरा इंसेक्टिसाइड 30 ml, स्वाधीन फंगीसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हमने जो 5 स्प्रे के बारे में बात करी है तो देखिए सभी स्प्रे पर टॉनिक स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं। यदि आपकी फसल में फ्लावरिंग या फिर पीलापन की समस्या कमज़ोर बढ़वार है तभी आपको टॉनिक, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर या फिर वायु स्टिमुलेंट का स्प्रे करना है। यदि आपकी फसल केवल बढ़वार ज़्यादा ले रही है तभी आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी लेहोसिन चमत्कार या फिर प्लानफिक्स का स्प्रे करना चाहिए। सोयाबीन की फसल पर फंगस का प्रकोप तो होता ही है तो फंगिसाइड और कीटनाशक तो हमको स्प्रे करनी ही पड़ेंगी। अब यह जो कॉम्बिनेशन है उन किसान भाइयों के लिए है जो वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं, आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं, वैध विधि से खेती कर रहे हैं। अब रिजल्ट और पैदावार और फसल अच्छी चाहिए तो स्प्रे तो आपको करने पड़ेंगे। अब लगभग 80% ज़्यादा किसान बोलेंगे आपने तो महंगे स्प्रे बता दिए, तो हमने पहले ही पर्चा बनाकर रख लिया था कि किसान भाई कमेंट्स तो करेंगे कि बोलेंगे कि आपने जो 5 स्प्रे बताए हैं यह महंगे हैं और सभी किसान भाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए हमने बहुत ही बढ़िया सस्ते में भी कॉम्बिनेशन बना रखे हैं, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे जितना आपने उम्मीद कर रखी है, यानी रिजल्ट ठीक ठाक इतने भी कमज़ोर नहीं रहेंगे। तो 3 स्प्रे बताएंगे जो नॉर्मल तरीके से सोयाबीन की खेती करते हैं, जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखिए रिजल्ट ऊपर वाले जो हमने कॉम्बिनेशन बताए हैं उनकी तुलना पर 60% कम ही मिलने वाले हैं। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट स्प्रे है 25 से 30 दिन की फसल होती है तो इसमें प्रोफेक्ट सुपर हम ले रहे हैं, UPL की साफ ले रहे हैं और 12-61 ले रहे हैं। सेकंड स्प्रे 50 से 55 दिन प्रोक्लेम ले रहे हैं, NPK 052-34 और रोको फंगिसाइड ले रहे हैं। थर्ड स्प्रे 65 से 70 दिन बायर की फेनस क्विक ले रहे हैं, कुमान एल फंगिसाइड ले रहे हैं, प्लानोफेक्स जो प्लांट ग्रोथ है रेगुलेटर आती है इसको ले रहे हैं और NPK 0050 को ले रहे हैं। यह 3 स्प्रे की ही आवश्यकता है यदि आप नॉर्मल तरीके से खेती कर रहे हैं और ऊपर वाले कॉम्बिनेशन यदि आपको स्प्रे महंगे लग रहा है तब आप इनका स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आपको कम ही मिलने वाला है। अच्छे रिजल्ट के लिए ऊपर वाले स्प्रे आप चला सकते हैं। अब बात आती खाद का शेड्यूल, तो देखिए आप बिल्कुल सल्फर को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। जितनी आवश्यकता सोयाबीन की फसल पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की होती है उतनी ही आवश्यकता सल्फर की भी होती है। सल्फर को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो बुआई के समय आपको बेसल डोज के रूप में प्रयोग करना है, बीजोपचार करना है और टॉनिक का स्प्रे करने से आप परहेज कर सकते हैं। जब फसल में बहुत ज़्यादा पीलापन है, बहुत ज़्यादा फसल कमज़ोर है, तभी आपको टॉनिक या फिर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे करना चाहिए।
मोज़ेक वायरस के लिए सफ़ेद मक्खी एफिड जैसे थ्रिप्स के प्रॉपर स्प्रे लेने पड़ेंगे। स्प्रे 8 से 10 दिनों के बीच में आपको चलाते रहना पड़ेगा जो सफ़ेद मक्खी के स्प्रे हैं। सोयाबीन की 4 अवस्थाएं होती हैं, अंकुरण अवस्था, वनस्पतिक अवस्था, फ्लावरिंग स्टेज और फ्रूटिंग स्टेज। तो फली भरते समय पानी की कमी यदि रह जाती है तो पैदावार 100% घटने वाली है। तो थोड़ा सा देख लीजिए फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर पानी की कमी ना रहे। सोयाबीन की फसल पर एक अच्छी उपज के लिए मात्र एक खाद देने की आवश्यकता है, एक कॉम्बिनेशन। जब हमारी फसल 25-30 दिन के आसपास की होती है तो सल्फर 4 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम, जो सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है ना, चाहो सागरिका ले लें, वायोवीटा या फिर धनजाइम गोल्ड, कोई भी बेस्ट कंपनी का सीवीड लेना है। और इसके साथ यूरिया 10 से 15 किलोग्राम। और यदि आप चाहें तो फिर सागरिका दानेदार की जगह माइक्रो न्यूट्रिएंट भी ले सकते हैं। यूरिया की मात्रा डिपेंड करेगी आपकी सोयाबीन की फसल पर कि बढ़वार कैसी हो रही है, ग्रीननेस कैसी। यदि पीलापन है, कमज़ोर बढ़वार है, तभी आपको यूरिया 15 किलोग्राम आपको देना है, वरना इसकी मात्रा को कम भी आप कर सकते हैं। सोयाबीन की लाइफ साइकिल यानी समय अवधि, यह वैरायटी पर डिपेंड करती। कुछ वैरायटी 95 दिन में तैयार हो जाती है तो कुछ वैरायटी 120 दिन का समय लेती है। जैसे एमपी पर जीएस 95-60 या फिर जीएस जो वैरायटी ना काफ़ी ज़्यादा बोई जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी सोइंग की जाती है। तो एमपी पर ज़्यादातर जो वैरायटी हैं वो कम दिन वाली ही किसान भाई मतलब लगाते हैं। तो थोड़ा सा समय के हिसाब से, क्लाइमेट्स के हिसाब से और बरसात के हिसाब से वैरायटी का चुनाव करें। 95 दिन से लेकर के कुछ वैरायटी 95 दिन, तो कुछ वैरायटी 4 महीने का समय लग जाता है। उत्पादन की बात करते हैं दोस्तों, तो वेट बना करके खेती आप करेंगे तभी आप 15-18 कुंटल पैदावार आप निकाल पाएंगे, वरना नॉर्मल तरीके से 7-8 कुंटल ही पैदावार आप निकाल पाएंगे। तो वेट बनाकर ही इस बार खेती करना है। बाज़ार भाव हमेशा फ्लेक्सिबल रहते हैं, जब अच्छी कीमतें रहें तब आप बिक्री करें। 4000 रुपये से लेकर के 6000 रुपये प्रति कुंटल का एवरेज भाव देखने के लिए मिलता है। यदि रेट बढ़ते हैं तो फिर ऊपर भी जाते हैं, सबको पता है। लागत की बात करते हैं तो 1 एकड़ में सोयाबीन की खेती यदि आप बेड बनाकर करते हैं तो 20 से 25,000 रुपये के आसपास लागत लगने वाली खर्च आने वाला है। आमदनी की बात करते हैं दोस्तों, तो आप आधुनिक तरीके से यदि खेती करते हैं, सभी खर्च काटकर यदि हम आमदनी की बात करें तो 1 एकड़ में 30,000 रुपये से लेकर के 35,000 रुपये के आसपास ही हम कमाई कर सकते हैं। सोयाबीन का उत्पादन अच्छा होता है, रेट अच्छे मिलते हैं तो आमदनी थोड़ा बहुत और बढ़ सकती है। लेकिन सोयाबीन की खेती में आज के समय लागत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। चाहे हम ट्रैक्टर की जुताई की बात करें, प्लॉविंग की बात करें, हार्वेस्टिंग, बीज, खाद, दवाई और बीज उपचार, और भी जो लेबर चार्ज है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तभी बहुत ज़्यादा लागत लगने लगी है। और कुछ किसान भाई तो सोयाबीन की बुआई ना करके अब तो मक्के में भी शिफ्ट हो चुके हैं। तो यदि आप सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, इस प्रकार खेती करें, लेकिन लागत को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। और यदि आप लागत को कम करेंगे तभी आपकी आमदनी अच्छी होने वाली है। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई सोयाबीन की खेती कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने शेयर की। यदि आप केडिया 726 या फिर फूले विक्रम हैं, फूले संगम हैं या फिर फूले कीमिया वैरायटी को ख़रीदना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एकदम ओरिजिनल आपको सीड्स मिल जाएगा, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को आपने पूरा अंत तक वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।